Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome to another episode of The Inside Scoop, पाकिस्तान का अव्वल फाइनेंस शो जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द फाइनेंशियल वर्ल्ड, इकोनॉमिक न्यूज़ और हर एपिसोड हम आप लोगों को एक नई चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग सीखें समझें कि इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आज का शो स्टार्ट करते हैं विद द लोकल इकोनॉमिक न्यूज़। पहली न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 600 अरब रुपए का बजट शॉर्टफॉल एड्रेस करना है। एज इन्फॉर्म्ड अर्लियर, IMF ने इम्पोज किए हैं कुछ कंडीशंस हम पे। उनमें से एक कंडीशन ये थी कि जो टारगेट फॉर टैक्स और रेवेन्यू कलेक्शन था वो सिक्योर करने के लिए $1.1 बिलियन IMF की ट्रांच हमें ज़रूरत होगी टू एड्रेस द शॉर्टफॉल। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू एड्रेस दिस बजट शॉर्टफॉल अब प्लान कर रहा है कि वो इन्फोर्स करेंगे एडिशनल फिस्कल मेजर्स, जिसमें इंक्लूडेड है स्पेंडिंग कट्स, मतलब हुकूमत अपने अखराजात को मज़ीद कम करेगी, इंक्रीज़ करेगी फोकस ऑन टैक्स कलेक्शन। ये मेजर्स एक्सपेक्टेड हैं कि इन इफ़ेक्ट होंगे फ्रॉम April 1st। ये इफ़ेक्ट्स तब एक्सपेक्टेड हैं जो रेवेन्यू कलेक्शन में कमी है 600 अरब रुपए की, उसको पूरे करने के लिए गवर्नमेंट अब कट डाउन कर रहा है अपनी एक्सपेंसेस। पहली चीज़ जो कट डाउन होगी विल बी PSDP, जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, और उसके साथ साथ रिटेल सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर में मज़ीद टैक्सेस इम्प्लीमेंट करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक न्यूज़ हमारे व्यूअर्स के लिए ये है कि गवर्नमेंट बोरो कर रही है, गवर्नमेंट जो बोरो करती थी बैंक से, इसमें ड्रॉप आया है बाय 84% इन द फर्स्ट 7 months। ये साल बैंक्स ने बोरो किए हैं 600 बिलियन रुपए एंड हमारे मुल्क ने बोरो किए हैं फ्रॉम द बैंक एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। दिस इज एन एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट विच वाज 4 ट्रिलियन रुपीज़। ये डिक्लाइन फॉलो करता है रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट फ्रॉम पिछला जो था 22% टू नाउ सिटिंग एट 12%। एक चीज़ जो नोट करनी चाहिए, इसके ये रिडक्शन इम्पैक्ट करेगी बैंकिंग सेक्टर्स की प्रॉफिटेबिलिटी। 2023 में लेके 2024 तक बैंक्स लीडर्स थे प्रॉफिटेबिलिटी में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा रहे थे फ्रॉम द गवर्नमेंट ड्यू टू आपके गवर्नमेंट की फिस्कल रिक्वायरमेंट्स, रिकॉर्ड हाई इंटरेस्ट रेट्स थे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरेस्ट रेट होता है द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड प्रॉफिट ऑन लेंडिंग। एक छोटा सा प्लॉट ट्विस्ट होता है। हमारी पिछली खबर में हमने बताया था कि गवर्नमेंट को शॉर्टफॉल फेस हो रहा है ऑफ 600 बिलियन रुपीस टैक्स कलेक्शन पे, मतलब कि IMF के गिवन टारगेट से पाकिस्तान ने 600 अरब रुपए कम कलेक्ट किया। इस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए मे बी गवर्नमेंट माइट बोरो फ्रॉम द बैंक्स टूवर्ड इस साल के फिस्कल साल के एंड तक, बट आई गेस लेट्स सी। एक और न्यूज़ ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कंडक्ट की एन ऑक्शन फॉर द पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स PIBs ऑन वेडनेसडे। इसमें स्टेट बैंक ने रेज किए 629 बिलियन रुपीज़ बाय सेलिंग 2, 5 और 10 साल के सेमी एनुअल बॉन्ड्स। और पता है उनका एक्चुअल टारगेट वाज 325 बिलियन, लेकिन उन्होंने कलेक्ट किया ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट। स्टेट बैंक की अगर हम बात करते हैं तो फिर स्टेट बैंक ने एक्सेप्ट किए 117 बिलियन रुपीस थ्रू बायबैक ऑक्शन टुडे फॉर 2, 3 and 5 years फ्लोटिंग रेट पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, जिनको हम PFL PIB कहते हैं। लोकल इकोनॉमिक न्यूज़ में बिजनेस ऑप्टिमिज्म पाकिस्तान में इंक्रीज कर चुका है टू 83%, जो पिछले साल था 49% पे, अकॉर्डिंग टू PwC 28th एनुअल ग्लोबल CEO सर्वे पाकिस्तान। ये ऑप्टिमिज्म पाकिस्तान में इंक्रीज हो चुका है। ये एक सेंटिमेंटल इंडिकेटर है जो शो करता है कि बिजनेस कम्युनिटी करंट पॉलिसीज और गवर्नमेंट के लिए गए एक्शन से कितना खुश है या नहीं। CEO सर्वे से एक्सपेक्ट हुआ कि एक इम्प्रूवमेंट इन पाकिस्तान की इकोनॉमिक आउटलुक आएगी। एज द करंट गवर्नमेंट वो कंट्रोल कर रहे हैं राइजिंग इन्फ्लेशन को, वो उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस कर दिए हैं और सक्सेसफुली एक $7 बिलियन EFF जिसका पहला रिव्यू ऑन गोइंग है पाकिस्तान में। सो द करंट गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स बेस्ट कि हम इकोनॉमिकली स्टेबलाइज हुए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हेल्ड बाय स्टेट बैंक पाकिस्तान इंक्रीज हुए हैं बाय $27 मिलियन वीकली बेसिस पे।
$11.25 billion is with State Bank as of now. इसके साथ साथ State Bank ने कोई information नहीं दी कि why did the reserves increase. Maybe they might tell us later on. State Bank of Pakistan के reserves increase करते हैं essentially जब ट्रेड सरप्लस, अगर कंट्री के एक्सपोर्ट्स होते हैं ज़्यादा दिन इम्पोर्ट्स, द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो होता है, जब फॉरेन एक्सचेंज आता है वो रिजर्व्स को इंक्रीज़ करता है. सेकेंडली रिमिटेंसेस, हाई रिमिटेंसेस ओवरसीज वर्कर्स से रिजर्व्स पे ऐड ऑन करती हैं. तीसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स FDI एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स ब्रिंग इन डॉलर्स. 4 loans and aid, IMF से loans, World Bank friendly countries की temporarily boosting reserves, और lastly कोई भी intervention by State Bank by buying currency from the market. पाकिस्तान पिछले कुछ सालों में हमने बहुत स्ट्रगल किया है कि हम डिसेंट फॉरेन रिजर्व्स रखें, मेनली बिकॉज हम एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी हैं. हमने लोन्स लिए दूसरे मुल्कों से. इन लोन्स के साथ साथ हमने स्मगलिंग और इलीगल कैपिटल फ्लाइट भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं रखा, जिसकी वजह से हमारे फॉरेन रिजर्व्स बहुत तेज़ी से डिप्लीट होते हैं. 2022 में हमारे रिजर्व्स बहुत कम थे. We were on the verge of default. हर जगह खबर चली थी ना डिफ़ॉल्ट as a nation, because हमारे पास पैसा नहीं था to pay back the loans जो हमने दूसरे क्रेडिटर से लिए थे. लेकिन थैंक्स टू हमारा करंट सेटअप हमने IMF को कन्विंस कर लिया और सक्सेसफुली नई डील साइन कर ली. मूविंग ऑन टू आपकी इंटरनेशनल मार्केट की सेगमेंट, सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो चुकी हैं आफ्टर फॉलिंग डाउन टू 3 साल में सबसे लोएस्ट पॉइंट. ये इंक्रीज देखा गया ड्यू टू प्रेसिडेंट ट्रंप के स्वीपिंग टैरिफ्स ऑन मेजर US ट्रेडिंग पार्टनर्स. चाइना पे टैरिफ्स लगाए, मैक्सिको पे, कनाडा पे. हमारे साथ रहिएगा. We're going to take a short break, then we have a guest with us, an economist, an analyst who is going to guide us further on some other things. Please stay with us. We'll be right back after a short break. You are watching The Inside Scoop. I am Mashrooq Khan. Welcome back to The Inside Scoop. I'm so sorry guys. Of course आपको guest से भी introduce करवाना है, लेकिन उससे पहले हमारा favorite segment, the Fippy Lippy. Guys, let's have it on. Okay. तो on the 6th of March हमारी market positive close हुई. I'm always happy about that. लेकिन खैर मैं तो बहुत belief रखती हूँ हमारी market में. तो जो market गिरती भी है, I'm never worried because Pakistan Stock Exchange is love. Okay, so we can see here कि आपके overseas Pakistanis didn't do much. Foreign corporates ने selling की $1.6 million की. आपके mutual funds क्या कर रहे हैं? Mutual funds ने $38 million की selling की है? Rude. Okay. आपके banks और DFIs ने almost $38 million की buying की है, which evened it out. आपके कंपनीज ने $3.25 million की बाइंग की, इंडिविजुअल्स ने ऑलमोस्ट $5 million की सेलिंग की है. देखते हैं कि आई थिंक सबसे ज़्यादा सीमेंट सेक्टर में होगा ना हमारी. यस, सीमेंट सेक्टर हैड अ लॉट ऑफ मूवमेंट. अदर देन दिस आपका एनर्जी एंड पावर में बहुत, there was a lot of volume here. आपके yesterday the stocks जो rally कर रहे थे were OGDC, PPL, PSO. Energy sector suddenly got a very big boom in it. I guess we'll find out why over the next few days. कुछ होगा that we don't know yet. But overall there was a boom in overall आपके जितनी oil and gas वाली companies हैं, they started rallying. That was what was happening जब मैं देख रही थी. ऊपर से आपका cement took a very good bullish turn. जो expected था, cement is doing well right now because macroeconomic factors अच्छे हुए हैं, which causes cement as a cyclical sector to start doing well at that point as well. Okay, anything else? Individuals ने selling की energy and power में, banks और DFIs ने भी selling की. Who did the buying? Brokers ने buying की, mutual funds ने not much. And if there's anything else, no, we are good for the Fippy Lippy. तो अब मिलवाते हैं आपको हमारे guest से who has studied economics and finance from Western University, Canada. और अब एक economic और financial analyst हैं in Pakistan. हमारे साथ मौजूद है Mr. Sherdil Ismail. Thank you so much for joining us once again on our show. You've become a regular at this point. You're most welcome. अच्छा, सबसे पहले हमें बताइएगा कि how important is the IMF review पाकिस्तान के लिए?
अच्छा देखिए, आईएमएफ पाकिस्तान के लिए एक काफी इम्पोर्टेंट है हमारे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ओवर द इयर्स पाकिस्तान का हमेशा से एक फिस्कल डेफिसिट रहा है। फिस्कल डेफिसिट का व्यूअर्स को बताता चलूं, ये मतलब है कि पैसे की कमी रही है हमारे मुल्क में, और इसके पीछे काफी सारे वजूहात हैं। पहला सबसे बड़ी वजह है कि हमारी गवर्नमेंट की जो टैक्स कलेक्शन है वो कम है। गवर्नमेंट के जो अखराजात है, स्पेंडिंग है, जिस तरह आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला, वो ज्यादा है। गवर्नमेंट स्पेंड ज्यादा कर रही है और गवर्नमेंट अवाम से जो टैक्स कलेक्ट करती है वो कम करती है, तो उसकी वजह से एक हमारे पास डेफिसिट आ जाता है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने पिछले दिनों इन द पास्ट दे हैवंट इम्प्लीमेंटेड स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज जो आपके स्मगलिंग और उसके साथ साथ इलीगल फ्लाइट ऑफ कैपिटल को कंट्रोल कर पाए। तो उसकी वजह से हमारे मुल्क का जितना भी पैसा है वो बाहर जा रहा है। और उसके अलावा हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, राइट, हमारे एक्सपोर्ट्स फॉर द पास्ट डेकेड इतनी कोई खास ग्रो नहीं कर पाए। वेराज अगर आप दुनिया में देखें, अगर आप चाइना को देखें, अगर आप बांग्लादेश को देखें, तो ओवर द पास्ट 10 years they have worked on their policies, they have worked on their economics, and now they are exporting large quantities of exports, जिसकी वजह से उनको फॉरेन करेंसी उनके नेशनल ट्रेजरी पे आती है। जब आपके मुल्क के नेशनल रिजर्व्स ही नहीं स्ट्रांग होंगे और उसके साथ साथ आप बाहर के और मुल्कों के से आप लोन ले रहे होंगे, तो उन लोन की अदायगी में आपको मुश्किलात पैदा होंगी, और जब मुश्किलात पैदा होती है तो फिर हमारी मनपसंद आ जाती है आईएमएफ इन द पिक्चर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू फॉर दैट। अच्छा, आप मुखातब तो होंगे हमारी फिपी लिपि से, आप तो हम श्योर देखते ही होंगे रोज। जी बिल्कुल। तो वुड यू लाइक टू जी टेल बिल्कुल अस कि सबसे इम्पोर्टेंट चीजें क्या होती हैं फिपी लिपि में देखने की? देखिए, फीपी लिपि में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी होती है कि फीपी लिपि समझना होता है कि है क्या। फीपी इज बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एंड लिपि इज लोकल। तो फॉरेनर और लोकल जो मार्केट्स में इस टाइम पर इन्वेस्ट कर रहे हैं या मार्केट में मौजूद हैं, उसको वो देखता है, और उसका जो डेटा होता है गुजरे हुए दिन का, वो हमें एक नेशनल क्लियरिंग की तरफ से एक हमारे पास एक पीडीएफ आ जाता है जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, और फिर ब्रोकर्स अपने वो व्यूअर्स को, अपने क्लाइंट्स को वो चीज आगे भेज देते हैं। फीपीडीपी में सबसे पहली चीज देखनी पड़ती है कि फॉरेनर जो है, जो गोरा जिसको कहते हैं, जो फॉरेनर्स हैं, आर दे बाइंग और आर दे सेलिंग। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में इससे हम निकालते हैं ट्रेंड, हम करते हैं फोरकास्ट कि फोरकास्ट क्या हो रहा है। हमने ये देखा कि ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स फॉरेनर्स लगातार सेलिंग पे हैं। उसकी क्या वजूहत है? उसके वजूहत अगर आप थोड़ा सा डीप स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसमें मेजॉरिटी स्टॉक्स की रीक्लासिफिकेशन हो गई एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स में। जो एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट फंड से हम फ्रंटियर पे आ गए, उसकी वजह से हमारे जो फंड्स थे, फॉरेन फंड्स थे जो इन्वेस्टेड थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, उन लोगों ने सेलिंग की और कर रहे हैं। पहली चीज मैंने आपको बोला कि हम देखते हैं फॉरेनर बाय कर रहा है या सेल कर रहा है। फिर हम देखते हैं लोकल साइड में क्या हो रहा है। लोकल साइड पर हमने ये देखते हैं कि सबसे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। सबसे बड़े प्लेयर्स में हमारे नंबर 1, जिस तरह आपने बोला, म्यूचुअल फंड्स आता है। देखिए 2024 की जो रैली थी और 2023 की जो लास्ट एंड ऑफ द 2023 और 2024 की पूरी की जो रैली थी, वो आपके म्यूचुअल फंड्स ने फंड्स की वजह से हुई। वो इसलिए हुई क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लोज आ रहे थे, और वो सारे के सारे इनफ्लोज वो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे एक्विटी फंड्स में। जब एक्विटी फंड में इन्वेस्ट हो रहे थे, वो पैसा आपकी स्टॉक मार्केट में आ रहा था, उसकी वजह से ऊपर जा रहा था। तो अगर हम फीपीलीपी का डेटा देखें और उसमें ये देखें कि वीकली, मंथली और ईयरली क्या चेंजेस हैं, तो उससे हम एक कैलकुलेटेड अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो चेंजेस हैं इसमें आइदर सेलिंग हो रही है या बाइंग। उसके साथ साथ हम ये भी बहुत जरूर देखते हैं कि बैंक्स क्या खरीद रहे, ब्रोकर्स क्या खरीद रहे, और इंडिविजुअल्स जिस तरह हम जैसे लोग, रिटेलर्स क्या खरीद रहे और क्या बेच रहे। अब हमने ये भी देखना होता है कि किस किस सेक्टर में बाइंग आई और किस किस सेक्टर में सेलिंग आई। अगर हम ये फीपीलीपी एग्जैक्टली हु डिड व्हाट, तो अगर हम लोकल साइड पर देखें तो बैंक्स जो थे वो सबसे बड़े नेट बायर्स थे। 37 मिलियन डॉलर्स की बैंक्स ने बाइंग की। 37 मिलियन कैंसल्ड आउट आपकी म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग। 37.5 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग थी। और आप अगर देखें ओवरऑल तो हमारी आज मार्केट प्लस क्लोज हुई। तो इसका ये मतलब है कि सेलिंग कम आज निकल 1400 पॉइंट्स।
yesterday बिल्कुल 1400 पॉइंट्स हमारी मार्केट ये शहजादी 1400 पॉइंट्स प्लस जी। और वो इसलिए हुई क्योंकि ओवरऑल हमारा जो बाइंग मोमेंटम था वो ज्यादा स्ट्रांग था एज सेलिंग से। और अगर आप ये चीज देखें कि किस किस सेक्टर में बाइंग हुई और किस किस सेक्टर में सेलिंग हुई, तो आपको समझ आ जाएगी कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हमारी आ जाएगी मॉनेटरी पॉलिसी 10th को। मेजर कंसेंसस यही है कि या तो 50 बेसिस पॉइंट्स या 100 बेसिस पॉइंट्स फिर से रिमूव कर दिए जाएंगे फ्रॉम द इंटरेस्ट रेट, विल ब्रिंग इट डाउन टू बिटवीन 11.5 एंड 11%। ऊपर से हमारा IMF वाला रिव्यू भी कंक्लूड हो जाएगा ऑन द 15th। मोस्टली पीपल आर ऑफ द सेम थॉट कि हमें पहली ट्रांच मिल जाएगी। तो व्हाट डू यू थिंक द इफेक्ट इज गोइंग टू बी स्टॉक एक्सचेंज पे? अच्छा, आपका सवाल बड़ा एक दिलचस्प और इंटरेस्टिंग सवाल है उन सब लोगों के लिए जो आपकी स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। ये दो बहुत बड़ी खबरें हैं कि आपका IMF का रिव्यू और आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आगे पीछे ही आ रही है। देखिए 10 तारीख को तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, तो मॉनेटरी पॉलिसी हमें देखना होता है कि इन्फ्लेशन को अगर हम देखें, इस बार इन्फ्लेशन हैज बीन 15 ईयर लो में इन्फ्लेशन आपकी आ गई है। और इन्फ्लेशन के नीचे आने की वजह से हम ये चीज फोरकास्ट कर सकते हैं कि मजीद 1 से 1.5%, 1 to 1.5% की हमारे पास गुंजाइश है कि स्टेट बैंक ये कम और करे इंटरेस्ट रेट। नहीं, 1.5 मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन आई थिंक 0.5 to 1%, probably 50 बेसिस पॉइंट्स। लेट्स सी मंडे को देखिए 50 ये भी हो सकता है, ये भी बहुत एक it's very likely that the whole market state bank interest rate 0.5% भी ना शायद कम करे, शायद अनचेंज रखे, क्योंकि रमजान में बिल्कुल हमारी ये माफियाज शुरू हो जाती है ना, फूड माफियाज अपना काम करने में। वाहिद मुसलमान मुल्क है जो रमजान में कीमतें हम बढ़ा देते हैं, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन जब बढ़ेगी तो फिर वो स्टेट बैंक को देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल जो कंसेंसस है हमारी जो इंटरेस्ट रेट का, वो यही है कि इंशाल्लाह इंटरेस्ट रेट कम होगा। इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से एज ऑलवेज हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी होती है, इसलिए क्योंकि लोगों को रिटर्न्स बैंक से कम मिल रहे होते हैं, राइट? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंटरेस्ट रेट इज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड द प्रॉफिट ऑन लेंडिंग। तो जब आप बैंक्स पे आप कम रिटर्न्स आ रहे होते हैं तो पीपल वांट टू गेट दोज रिटर्न्स और हायर रिटर्न्स, एंड स्टॉक मार्केट इज अ वंडरफुल प्लेस। तो वो सारा पैसा स्टॉक मार्केट की तरफ मजीद आएगा। 1 2 IMF की आपने बात की, IMF का रिव्यू जो करंटली अंडरगो हो रहा है, और IMF का रिव्यू मोहम्मद औरंगजेब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि वी आर मोस्ट लाइकली on favorable terms, we are on favorable terms and we are most likely to have a successful positive IMF review, जिसके तहत हमें एक मेरे अंदाजे से ये जो OGDCL, PPL, PSO सब रैली हुए हैं आज, वहीं से कुछ ना कुछ तो बहुत हमें बताना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन हुआ तो है आज कुछ। क्यों? अच्छा देखिए, इसके ऊपर बिल्कुल बात ये खबर चल रही है सर्कुलर डेट की कि हुकूमत कुछ ना कुछ इसके ऊपर कर रही है। उसके साथ साथ PSO पे भी काम हो रहा है। 1.3 ट्रिलियन जी, मैं आपको ये कह रहा था कि हमारे मुल्क में PSO, SNGP, OGDC ये 3 सबसे बड़ी जो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज हैं, और सर्कुलर डेट में डायरेक्टली ये शामिल होती हैं। IMF का एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन है कि सर्कुलर डेट को कंट्रोल किया जाए और कम किया जाए। तो जब कंट्रोल करने पे सर्कुलर डेट इज सच एन इकोनॉमी किलर एंड कंपनी किलर। बिल्कुल, आप अपनी अच्छी अर्निंग्स नहीं दिखा सकते। बिल्कुल, देखें क्योंकि बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम देखें कि काफी सारी कंपनीज हैं जिनकी ग्रोथ इस टाइम पर रुकी हुई है जस्ट बिकॉज की सर्कुलर डेट हमारा इतना ज्यादा है। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं, IMF and monetary policy, the upcoming monetary policy are both looking very favorable for the stock market and the economy as in whole। और ये ना सिर्फ स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स को फायदा पहुंचाएगी, बट ये ऑल्सो एक आम शहरी के ऊपर भी एक पॉजिटिव इफेक्ट रखेगी। तो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो गई, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ मारी गई। क्या किया जाए शाहिदुल साहब इस बारे में? देखें, इन्फ्लेशन होती क्या? इन्फ्लेशन महंगाई है ओवर स्पैन ऑफ टाइम पीरियड के ओवर टाइम पीरियड महंगाई को आप इन्फ्लेशन कहते हैं। राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग
प्राइसेस को आप इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन जब बढ़ गई हमारे मुल्क की इन्फ्लेशन बढ़ी कुछ वजूहात की वजह से। वो वजूहात समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहले वो वजूहात क्या थी? वो वजूहात ये थी कि इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, आलमी मंदी में आपकी जो जितने भी कमोडिटीज थी, हम यहाँ ना आलमी मंडी टाइप के लफ्ज नहीं यूज करते, क्योंकि हम आम आवाम से बात कर रहे हैं जो मेरे जैसे हैं, जो इतनी सलीस उर्दू नहीं समझते। Okay. So international market, let me rephrase myself. International market में हमारे जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस थी, उसके साथ साथ हमारी जो ग्लोबल फूड प्राइसेस थी और बाकी गुड्स की जो प्राइसेस थी, उसमें एक बहुत बड़ा हाइक हमें देखा गया था कोविड ऑनवर्ड्स, राइट? और वो 2022-2023 में यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से और पैलेस्टाइन का जो इसराइल के साथ जो इशू चल रहा है उसकी वजह से दैट वाज फर्दर हाइटेंड, द इश्यूज वर हाइटेंड। उसकी वजह से हमारी कमोडिटी प्राइसेस स्काई रॉकेटेड, राइट? उसकी स्काई रॉकेट करने की वजह से वो इन्फ्लेशन पाकिस्तान में देखी गई और हमारी इन्फ्लेशन बढ़ गई मुल्क में। तो वो जब महंगाई इतनी बढ़ गई, महंगाई आपकी 30% से 35% टच कर रही थी, तो गवर्नमेंट के पास एक टूल होता है जिसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली आप मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट, दो चीजें, मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट के तहत आप अपने मुल्क की इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किस तरह किया? सबसे पहली बात, जब इन्फ्लेशन हमारी बढ़ गई, गवर्नमेंट ने आहिस्ता आहिस्ता हर मॉनेटरी पॉलिसी में 1, 1.5 या 2% इंटरेस्ट रेट बढ़ाना स्टार्ट कर लिया। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना स्टार्ट कर लिया तो हुआ ये कि लोगों ने ये देखा कि ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम दैट द बैंक्स आर नाउ ऑफरिंग बेटर रिटर्न्स। बैंक के जो रिटर्न होता है, जो आप डिपॉजिट में डालते हैं पैसे अपने, तो वो जो होता है वो रिस्क फ्री होता है, नंबर 1, और वो गारंटीड होता है। तो रिस्क फ्री और गारंटीड रिटर्न आपको मिल रहा है साल के एंड पे। तो लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने ऑप्ट ये किया कि अपना जो कारोबार से जो पैसा है या जो इकोनॉमी में पैसा है, जो मुल्क में इन्हें पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वो उन्हें पैसा निकाला और वो सारा का सारा पैसा, मेजॉरिटी ऑफ दैट मनी दैट वाज इन्वेस्टेड इन with the banks. जब majority of the money was injected in with the banks, what ended up happening was कि हमारे मुल्क में डिमांड और सप्लाई का सारा कनेक्शन होता है। तो यहाँ क्या हुआ कि लोगों की जो डिमांड थी वो ही कम हो गई, लोगों की परचेजिंग स्पेंडिंग पावर कम हो गई, लोगों ने खर्च करना पैसा कम कर दिया। उसकी वजह से ऑटोमेटिकली वी सॉ अ बैलेंस्ड आउट इन दी इन्फ्लेशन नंबर्स। अब इन्फ्लेशन तो हमने काबू कर ली, वो हमने जिस तरह भी काबू की वो हमारे सामने है कि हमने बेसिकली परचेजिंग पावर ही अपने सिटीजन्स की मार दी। हमने जो इतने प्राइसेस हाइटेंड हो गई तो लोगों को अफोर्ड ही नहीं। जो बंदा पहले चार रोटियां खाता था, वो बेचारा अब मुश्किल से आधी रोटी भी नहीं खा सकता, क्योंकि प्राइसेस आर सो हाई। बट नॉनदलेस उसकी वजह से एक ये इफेक्ट आया कि हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। अब जब इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जब होती है, तो इट इज ऑलवेज एट अ कॉस्ट ऑफ समथिंग। तो जो ये कॉस्ट है, ये है हमारी GDP इकोनॉमिक ग्रोथ। The GDP decreases, employment decreases, and then we came toward an expansionary monetary policy, and then we switched over. Interest rates came low, and then we started reinjecting into the economy. Okay, great. मेरे दिमाग में एक चीज आई. The other day I was talking about ये सदर ट्रम्प ने हमें while addressing Congress mention किया, Pakistan was actually the only country जिसको मेंशन किया गया while addressing Congress, and वो भी in a positive manner, ठीक है? तो I wanted to discuss with you what you think of this. तो essentially पाकिस्तान में एक sentiment था कि President Trump may have been very pro हमारे chairman PTI, right? And that was always a cause for possible economic and political instability. क्योंकि political instability का मतलब है economic instability, right? जब हमारी political instability होती है, stock market पहली चीज़ होती है, गिरना शुरू हो जाती है। तो बहुत लोगों को लग रहा था कि once President Trump is elected, there might be some movement on that political front. लेकिन अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने मेंशन कर दिया पाकिस्तान इन अ पॉजिटिव लाइट, थैंकिंग द गवर्नमेंट एंड देयर एफर्ट्स टू एप्रीहेंड जो शख्स द आईसिस मेंबर आई बिलीव हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग 13 US ट्रूप्स जिसको काबुल में पकड़ा गया विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने स्पेशली, एंड देन देयर वाज अ कॉल फ्रॉम द US
to हमारे foreign minister Ishaq Dar, thanking him for his efforts and to convey the President Trump ki thanks to the rest of the government for their work in helping apprehend ये जो आपके terrorist और so-called terrorist हैं, right? तो can it be said कि ट्रंप ने वो स्टांस न्यूट्रलाइज कर दिया है कि he could have turned out to be pro the PTI government? अच्छा देखिए, अगर आप बड़े एक पर्सपेक्टिव से देखें और एक रैशनल लगाएं और आप एक रैशनैलिटी की तरफ से देखें तो देखें पाकिस्तान इज अ वेरी वेरी स्मॉल प्लेयर इन द ग्लोबल स्फीयर। दुनिया इंटरनेशनल पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक बहुत छोटा सा मुल्क है एज कम्पेयर टू अदर्स, और इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर डोनाल्ड ट्रंप एज वेल। हाँ जी बिल्कुल, मे बी उनकी जो कुछ इदारे हैं उनको जो कुछ ज़रूरत पड़ती है अपने कोई ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए तो वहाँ हमारी इंपॉर्टेंस आ जाती है। हमारी पाकिस्तान की जो अमेरिका के लिए यार आप मेरे मुल्क को हल्का नहीं लें, ठीक है? मुझे ये हमारी एयर बेसेस ठीक है, हमारी मिलिट्री, our very special trained forces, हमारे इतने लाइक बहादुर लोग और डॉक्टर्स और हमारी ये अवाम जो हर सिचुएशन में मीम्स बना के हंस रही होती है। यहाँ इन्फ्लेशन 39% में पहुंच गई लेकिन मीम्स बनना नहीं रुके। हल्का नहीं लिया जाए पाकिस्तान को, मेरा मुल्क है। नहीं जी बिल्कुल, हल्का कोई नहीं ले रहा। पाकिस्तान मेरा भी मुल्क है, आपका भी मुल्क है, हमें भी बहुत पसंद है, हम भी बहुत प्यार करते हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की लेंस से तो पाकिस्तान की इतनी कोई ट्रंप के लिए ना ही अमेरिका के लिए इतनी इंपॉर्टेंस है। जिस तरह मैं बोल रहा था कि हम थोड़े बीमार हुए हुए थे, ठीक है, कुछ टाइम के लिए we're coming back, हमारी इम्यूनिटी वापस आ रही है। ओके, we're getting there, we have one of the largest militaries in the world, smartest people in the world, जिगरा बहुत है, हम में पहुंच जाएंगे। जुगाड़ी लोग हैं हम, जुगाड़ी लोग। आप मेरी बात समझ नहीं पा रही। What I'm trying to say is that no doubt जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सच है। No doubt हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है और हमारी पाक फजाया क्या कहते हैं has always proved itself on many different fronts और हम हमेशा उनके साथ हैं, हम उनके साथ खड़े हुए। बट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की लेंस से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की एज सच इम्पोर्टेंस टू डोनाल्ड ट्रंप नहीं है इस चीज की। और मुझे नहीं लग रहा था कि ट्रंप के आने की वजह से हमारे मुल्क में अनसर्टेनिटी आएगी, राइट? एक तरीके से हम देख सकते हैं कि जब अमेरिका के और इदारों को कोई ऑब्जेक्टिव हासिल करना होता है तो वो ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए आप उन्हें पहले भी दिखाया और दोबारा दिखाया कि दे विल गो टू एनी एक्सटेंट। तो अगर उनकी कोई इस तरह की ऑब्जेक्टिव अभी के लिए नहीं है तो ये सब का सब चलता रहेगा। So keeping in mind क्या कहते हैं ट्रम्प का इलेक्शन, राइट, him winning the election and coming into office, तो आज later on today आपकी क्रिप्टो समिट हो रही है in the White House, right? तो what effect do you think इसका होगा on the crypto market? हमारी इकोनॉमी पे तो क्रिप्टो की इन चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जो लोग इलीगली ये चीज़ें कर रहे हैं उनकी वॉलेट से फ़र्क पड़ेगा, लेकिन what do you think is going to happen? इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा? आपको लगता है कि ऑल्ट सीजन आ चुका है? देखिए, अगर आप टोटल क्रिप्टो मार्केट को देखें तो यस, अगर आप देखें कि जब भी कोई न्यूज़ होती है स्टॉक्स में या क्रिप्टो में तो न्यूज़ ऑलवेज एक काफ़ी बड़ा एक ट्रिगर होता है फॉर द आइदर यू टॉक अबाउट द बिटकॉइन, इथेरियम या ऑल्ट कॉइन्स, तो उसको हमेशा एक पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रिगर देता है, राइट? अगर व्हाइट हाउस में एक कॉन्फ्रेंस हुई जा रही है और उसके ऊपर और रेगुलेशंस पास की जाएंगी, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाए जाएंगे और एक पूरा का पूरा आपकी गवर्नमेंट, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी, इज बैकिंग this new digital currencies and inculcating these currencies into their infrastructure, then most definitely आपको एक बहुत पॉजिटिव चेंज नजर आने वाला है। और इंशाल्लाह आपने बात की कि पाकिस्तान भी इसके ऊपर काम कर रहा है और रिसेंटली पाकिस्तान ने एक क्रिप्टो एडवाइजर भी अपॉइंट किया है, बिलाल बिन साकिब। बिल्कुल, जो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर को और फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए एडवाइस करेगा ऑन क्रिप्टो। बिल्कुल। तो हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है कि अगर आप टेक्निकली देखें कि क्रिप्टो मार्केट्स विल नाउ स्टार्ट टू ऊपर की तरफ जाने स्टार्ट करेंगी। बट देन अगेन बहुत वॉलेटाइल एसेट है, लोगों को बहुत तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए और बहुत केयरफुल होना चाहिए।
ओके, बस जाते हुए हमें ये बता दीजिएगा कि डू यू थिंक द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज गोइंग टू कंटिन्यू अपनी बुल रन? बिल्कुल, मैं जल्दी से अगर कंक्लूड करूं कि आज ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग बिठाई गई थी जिसमें सब बिग बैंक्स के सारे प्रेसिडेंट्स थे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थी, एनर्जी मिनिस्टर्स थे, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के थे, और उस पे बेसिकली सबसे बड़ा जो इशू है हमारा 1.2 ट्रिलियन रुपीस का जो सर्कुलर डेट का इशू था वो हल करने का मोटिव था एट द अर्लीस्ट, ठीक है, क्योंकि ये IMF की रिक्वायरमेंट है टू कट डाउन दी सर्कुलर डेट, जिस तरह मैंने बोला। तो अगर 1.2 ट्रिलियन का जो सर्कुलर डेट है उसकी अगर रेजोल्यूशन की तरफ जाएं तो सबसे बड़ा मैंडेट दिया गया है HBL को एज लीड मैनेजर कि इसको हल किया जाए, और इसको हल करने में सबसे बड़े जो बेनिफैक्टर्स होंगे वो सुई नॉर्दर्न गैस, PSO और PPL होगा, पाकिस्तान पेट्रोलियम। अगर हम ये देखें कि IMF का रिव्यू सक्सेसफुल हो जाता है और IMF के रिव्यू की वजह से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमारे मुल्क पर इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, टैक्स कलेक्शन बढ़ जाती है और उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, व्हाइल वी आर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, देन मोस्ट डेफिनेटली our stock market will be touching new highs। हमारी स्टॉक मार्केट अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई तोड़ते हुए और ऊपर जाएगी, क्योंकि अभी भी हमारी स्टॉक मार्केट इज स्टिल ट्रेडिंग एट ए डिस्काउंटेड। Yes. Well, sadly with that, Sherdil, I'm so sorry, I'm going to have to cut you off. We are out of time. लेकिन thank you so much for being with us and we hope to have you on again soon. And ladies and gentlemen, मेरी अब होगी आप मुलाकात on Monday morning 11 AM at the Inside Scoop. I am Mashal Khan. Have a great weekend. Take care. Khuda Hafiz.